Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So आज हम पढ़ेंगे जो अपनी यूनिट नंबर सेकंड चल रही है, मतलब सेक्शन बी की जो यूनिट नंबर सेकंड चल रही है, हम लोग उसका पार्ट पढ़ रहे हैं। दैट इज लैटिस वाइब्रेशन नाम से एक यूनिट है आपकी। इससे पहले सुपर कंडक्टिविटी हम लोग खत्म कर चुके हैं, है ना। सुपर कंडक्टिविटी के बाद में ये सेक्शन बी की यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं, आपको पता ही है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं। इस यूनिट का एक पार्ट मैं खत्म कर चुका हूँ, दैट इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, दैट इज वाइब्रेशन वगैरह वगैरह। अब इस यूनिट का आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में से एक क्वेश्चन आपके कंफर्म बनता है, तो इस सेकंड पार्ट को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट की जो स्टार्टिंग है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव प्रोपगेशन से। मतलब जब कोई वेव प्रोपगेट करती है किसी क्यूबिकल क्रिस्टल के अंदर, तो क्या क्या फिनोमिना शो करती है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये क्यूबिकल क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है। अब अगर इसमें कोई वेव प्रोपगेट करती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब वेव प्रोपगेट करेगी तो वो इसकी सरफेस को हिलाएगी हिलाएगी मतलब एक तनाव बल उत्पन्न करेगी, एक स्ट्रेस उत्पन्न करेगी इसके अंदर। अब अगर मान लो कोई वेव एक्स में प्रोपोगेट कर रही है, तो वो इसकी सरफेस पर तनाव, स्ट्रेस डेवलप करेगी, और वो स्ट्रेस जो है वो उसके वाई में भी डेवलप होगा, एक्स में भी डेवलप होगा, और उसके जेड में भी डेवलप होगा। मतलब उसके हर दिशा में स्ट्रेस डेवलप होगा। तो स्ट्रेस मतलब तनाव के उसके कुछ कंपोनेंट्स निकलेंगे। तो यही हम बात पढ़ने वाले हैं कि तनाव क्या होता है और कितने कंपोनेंट्स निकलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक सरफेस पर अगर आप स्ट्रेस डेवलप करते हो या फिर डेवलप करते ना हो, तो एक सरफेस पर उसकी तीन दिशाओं में डेवलप होता है स्ट्रेस। जैसे मान लो एक्स में वेव आ रही है तो एक्स में डेवलप करेगी, एक्स में वेव आ रही है तो वाई में डेवलप करेगी, एक्स में वेव आ रही है तो जेड में भी डेवलप करेगी। सिमिलरली अगर मान लो वो वाई में वेव आ रही है, तो वो एक्स में भी डेवलप करेगी, वाई वाली वेव वाई में डेवलप करती है और वाई वाली वेव जेड में भी डेवलप करती है। ऐसे ही जेड वाले के साथ काम होता है, ऐसे ही जेड वाले के साथ भी काम होता है। तो इस तरह से हम लोग ये बात कर सकते हैं। अब अगर मान लो इसके पास 6 सरफेस है, एक सरफेस पर 3 कंपोनेंट अवेलेबल है स्ट्रेस के, तो 6 सरफेस पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे कंपोनेंट। तो ऐसी कुछ बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो आप लोग सबसे पहला हेडिंग दे दो आज का, और वो है स्ट्रेस। तो आज हम बात करने वाले हैं केवल स्ट्रेस की। व्हेन एन इलास्टिक वेव, तो अब आप लिखना स्टार्ट कर दो। व्हेन एन elastic wave propagates in a cubical crystal, propagates in a cubical crystal of volume L cube, of वॉल्यूम L क्यूब। ऑब्वियस बात है, इस ये डायमेंशन भी L है, ये भी L है और ये भी L है। देन फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, देन फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस we imagine a small volume element, we imagine a small volume element in a crystal, इन अ क्रिस्टल। तो आप एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लो जरा सा, ठीक है ना। हाउ वी अप्लाई सम स्ट्रेस, हाउ वी अप्लाई सम स्ट्रेस। अब एक स्ट्रेस आपको अप्लाई करना है, कैसे करोगे, टू दिस वॉल्यूम एलिमेंट, टू दिस
volume element on each phase of Q, on each phase मतलब कोई भी 6 फेज होते हैं उसके अंदर, तो कोई भी एक फेज ऑन ईच फेज ऑफ Q, the active force can be divided, the active force मतलब जो जिस फोर्स से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना वो वाला फोर्स, द एक्टिव फोर्स, द एक्टिव फोर्स कैन बी divided into three mutual, divided into three mutual ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मतलब लंबवत घटक, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। तो कोई भी अगर फोर्स डेवलप होता है ना, एक मान लो ये कोई फेज है, इस फेज में अगर कोई फोर्स डेवलप होगा तो इस फोर्स के ना तीन लंबवत घटक होंगे। पहला घटक तो एक्स में होगा, दूसरा घटक वाई में होगा और तीसरा घटक जेड में होगा। तो किसी भी एक फेज पर अगर आप स्ट्रेस डेवलप करते हो तो स्ट्रेस जिस फोर्स से लगता है ना, उस फोर्स के उस पर्टिकुलर फेस के ऊपर तीन घटक होंगे, तीनों लंबवत होंगे। ये बात लिखी है। इफ दीज components in these components in these components one is normal to the plane, one is normal to the plane and it is called normal stress, and it is called नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में आया? नॉर्मल का मतलब होता है लंबवत। जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, अब ये प्लेन वाई जेड प्लेन है मान लो, तो वाई जेड प्लेन के जो लंबवत घटक है वो एक्स घटक है। तो जो एक्स घटक है ना, वो फोर्स का वो घटक है जो लंबवत अवेलेबल है, मतलब नॉर्मल अवेलेबल है। तो इस फोर्स के कंपोनेंट की वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। नॉर्मल मतलब लंबवत। ठीक है ना? और बाकी दो घटक जो है वो तो उसी प्लेन में है, जिस प्लेन में आपका प्लेन है, लाइक एक्स वाई जेड प्लेन में है ना, तो बाकी दो घटक कहाँ पर है? वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग शेयर। शेयर बोल दो या फिर लॉन्गिट्यूडनल बोल दो, एक ही बात है। तो एंड अदर टू आर लाइंग, एंड अदर टू आर लाइंग, बाकी के दो जो है ना उसी प्लेन में है ना। सो अदर टू आर लाइंग इन द प्लेन, इन द प्लेन, तो उसी प्लेन में है वो। इन्हें क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। जो उसी प्लेन में है ना उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। जो लंबवत है उसे बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और जो उसी प्लेन में है उसे बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। सो देर आर सो देर आर अब देखो, एक फेस के ऊपर तीन कंपोनेंट है। क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 मल्टीप्लाई विथ 3, 18 components. So there are 6 phases. That is 6 multiplied with 3 is equal to 18 components. कितने हो गए? 18 components in which 6 are normal. अब एक फेस पर एक नॉर्मल है, दो शेयर है।
तो 6 फेस पर 6 नॉर्मल हो जाएंगे और 12 शेयर हो जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या बात बोल रहा हूँ, 6 आर नॉर्मल कंपोनेंट्स एंड 12 आर शेयर। 12 घटक क्या हो जाएंगे, शेयर के हो जाएंगे, शेयर स्ट्रेस, ठीक है, जो भी आपका है शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना। when the cube is in diatomic equilibrium, when the cube is in diatomic equilibrium, मान लो आपका जो क्यूब है वो डायटोमिक इक्विलिब्रियम में है, then these 18 components reduce into 9 components, then these 18 components reduce into 9 components। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जो, जैसे मान लो ये फेज है, अब इस फेज में नॉर्मल तो लग ही रहा हो तो ठीक है, बट जो वाई में लग रहा है ना वही जेड में लग रहा है, तो वाई और जेड वाला सेम लगता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, है ना। जैसे द्वाई एटॉमिक इक्विलिब्रियम है, मान लो NaCl है, तो जिस प्रकार NaCl के ऊपर लगा रहा है उसी प्रकार Cl Na के ऊपर लगा रहा है, तो y और z कंपोनेंट दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो काउंट नहीं करेंगे डबल बार, तो हम क्या करेंगे, 6 हो जाएंगे नॉर्मल के, मतलब 18 हो गए ना। तो इसको ऐसे आप लोग काउंट करो, जैसे मैं बताऊँ आपको, इधर नीचे आओ, 18 में से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आधे हो जाएंगे वो, तो जैसे हो जाएंगे हमारे पास ये है, तो ये वाला जो फेज है ना, इस फेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस फेज के कंपोनेंट्स के इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 काम कर रहे हैं, तो इन तीन तीन को सेम सेम डबल बार मत देखो क्योंकि इक्विलिब्रियम में कंडीशन, तो आमने सामने के फेज में 3 काम कर रहे हैं, इस 3 को मत काउंट करो, इसको काउंट करो बस 3 को, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, तो दोनों की तरफ कंपोनेंट सेम ही तो काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो 3 होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, इसमें एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, तो इसके 3 काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो सेम इसके बराबर है इक्विलिब्रियम में। इसी प्रकार ये वाला और ये वाला फेज जो है ना, इसमें भी 3 काउंट ये वाले होंगे, ये वाले 3 काउंट नहीं होंगे, तो कोई भी 3 काउंट कर लो तो 3 3 3 9 कॉम्पोनेंट हो गए। दस द स्ट्रेस कंडीशन, दस द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ क्यूब may be described by, may be described by 3 normal stress component, 3 normal स्ट्रेस कंपोनेंट। समझ में आ गया ना, 3 नॉर्मल कौन से वाले बात कर रहा हूँ मैं, वो जो मैं 3 नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ ना, वो ये वाले कंपोनेंट्स हैं। जैसे मान लो ये वाला फेज का एक ले लो आप, इसका मत लो सामने वाले का, इस वाले फेज का एक ले लो, उसके सामने वाले का मत लो, ठीक है, और इस वाले का एक ले लो, सामने वाले का मत लो इसके, तो 3 तो स्ट्रेस हो गए, और इनमें दो दो और अवेलेबल है, 2 शेयर वाले, हर एक फेज में 2 शेयर अवेलेबल है, तो 6 हो गए शेयर, एंड 6 शेयर स्ट्रेस components, एंड 6 शेयर स्ट्रेस components।
तो अल्टीमेटली ये बात हो जाएगी, हमारे पास एक क्यूब है जिसका जो लेंथ है वो एल है, इसमें 6 फेज हैं, इक्विलिब्रियम में केवल सामने वाला फेज काम नहीं आएगा, बाकी सारे फेज काम आएंगे। और जो स्ट्रेस है, तनाव, स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। तो तनाव बराबर क्या हो जाएगा, इसके हो जाएंगे एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई और वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड। तो ये जो है तीन कंपोनेंट, ये नॉर्मल स्ट्रेस के कहलाते हैं, और जो बचे हुए 6 हैं ना, वो शेयर स्ट्रेस कहलाते हैं। डायगोनल वाले तो कहलाते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट, और बाकी क्या कहलाएंगे, शेयर स्ट्रेस कहलाएंगे। अब शेयर स्ट्रेस में भी अपन रिड्यूस कर सकते हैं, अगर इसमें इक्विलिब्रियम लगा दें हम लोग, शेयर के कंपोनेंट्स भी 6 के 3 रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे वो समझो, दीज नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट, अब इनको भी रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, दीज नंबर ऑफ stress component can be reduced, can be reduced if the cube is in, if the cube is in static equilibrium, static equilibrium। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो x की तरह y पे लग रहा है ना, वही y की तरह x पे भी लग रहा है, जो x का z पे लग रहा है वही z का x पे लग रहा है, जो y का z पे लग रहा है वही z का y पे लग रहा है। तो इन इनमें से कोई भी तीन काउंट मत करो, क्योंकि दोनों तीनों बराबर है। तो ये 6 क्या हो जाएंगे, 3 में कम हो जाएंगे, और ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 रह जाएंगे। तो स्ट्रेस के ये घटक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन का मतलब नॉर्मली होता है विकृति, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेन, क्योंकि जब भी कोई वेव प्रोपोगेट करेगी, धक्का लगाएगी ना किसी फेस पे, तो उस फेस को विकृत कर देगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा विकृति के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। जैसे मान लो कोई लेंथ एल रोड है, आपने इसको धक्का लगाया तो ये डेल्टा एल चेंज आया उसकी लेंथ में। जो स्ट्रेन होता है ना, मतलब विकृति, वो क्या होता है, लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही तो होता है विकृति का मतलब स्ट्रेन का मतलब। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर किसी बॉडी पे हम लोग जब कुछ फोर्स लगाते हैं ना, तो उसकी शेप में चेंज आता है, उसकी साइज में चेंज आता है, वो जो चेंज होता है उसे विकृति बोलते हैं, मतलब स्ट्रेन बोलते हैं। द लोकल इलास्टिक स्ट्रेन, यहाँ पे लिखो द लोकल इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी resulting from resulting from deformation deformation may be specified by, may be specified by 6 component। डिफॉर्मेशन मतलब विकृति, स्ट्रेन, तो 6 कॉम्पोनेंट होंगे उसके, आउट ऑफ विच, उनमें से कोई भी 3, आउट ऑफ विच 3 कॉम्पोनेंट आर फ्रॉम चेंज इन साइज, आर फ्रॉम चेंज इन साइज। उनमें से कोई भी 3 जो होंगे ना, वो साइज में चेंज की वजह से आएंगे, और ये वो वाले होंगे जो नॉर्मल होंगे,
नॉर्मल कंपोनेंट्स या फिर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट ऐसे होते हैं, सो नॉर्मल कंपोनेंट ही ऐसा कर पाएंगे। एंड रिमेनिंग 3 आर एंड रिमेनिंग 3 आर, और जो बचे हुए 3 हैं, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप में चेंज की वजह से होंगे वो। शेयरिंग स्ट्रेंथ, इसे हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे इसको हम? शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। बट ड्यू टू डिफॉर्मेशन, किसकी वजह से होगा ये? ड्यू टू डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये कोई एक्सिस है, जो भी आपकी एक्सिस चल रही है मान लो, तो ये है हमारे पास यू वी डब्ल्यू, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल के, ये पुरानी वाली चीज़ है। अगर आपने धक्का लगाया, डिफॉर्म किया इसको, तो डिफॉर्म करके इसकी एक्सिस जो है ना वो चेंज हो सकती है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये डिफॉर्म होकर चेंज हो सकती है। अब ये यहाँ पर नहीं रहेगी, अब ये कहाँ पे आ जाएगी? ये मान लो यहाँ पर आ गई, इसकी एक एक्सिस में चेंज आएगा, ये नई एक्सिस बन गई, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश। तो ये आफ्टर डिफॉर्मेशन वाली बातें हैं, आफ्टर डिफॉर्मेशन। आफ्टर डिफॉर्मेशन ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगी लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये है कि नई एक्सिस बन जाएगी आपके पास में, न्यू एक्सिस कैन बी रिटर्न, न्यू एक्सिस कैन बी रिटर्न in term of old axis, in term of old axis। ये हम हमेशा लिखते हैं, नए वाले कोऑर्डिनेट पुराने वाले कोऑर्डिनेट के रूप में लिखे जा सकते हैं इफ, वो कब होगा? अब स्ट्रेन को हम ई से लिखते हैं जनरली, ये ई एक्स एक्स, ई एक्स वाई, ये पुराने वाले हैं सब, और ये ई एक्स जेड। ठीक उसी टाइप से कंपोनेंट्स पुराने वाले कौन से होंगे? ये सब पुराने वाले कंपोनेंट्स, ई एक्स वाई, ई वाई वाई, और ई वाई जेड, ई जेड एक्स, ई जेड वाई, ई जेड जेड। आर स्मॉल डिफॉर्मेशन, ये जो कैपिटल ई है ना, कैपिटल ई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफॉर्मेशन, है ना। आर, ये सारे कंपोनेंट क्या है? आर स्मॉल डिफॉर्मेशन, देन corresponding strength, then corresponding strength in the body, in the body आर, इसमें क्या स्ट्रेन उत्पन्न होगा? ई एक्स एक्स, ई वाई वाई। जो स्मॉल ई है ना वो स्ट्रेन बताएगा, ये जो स्मॉल ई है ना ये बताएगा स्ट्रेन। ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई एक्स वाई, ई एक्स जेड, and the strain condition, and the strain condition of any solid, of any solid can be defined by
कैन बी defined by any component has value, any solid, six component can be defined by six component. अब वो सिक्स component कौन कौन से वो देखना. पहला होगा ई एक्स एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ई एक्स एक्स, ये प्योरली एक्स में होगा. दूसरा होगा ई वाई वाई, ये प्योरली वाई में होगा. तीसरा होगा ई एक्स जेड, ई जेड जेड, ये प्योरली जेड में होगा. चौथा होगा ई एक्स वाई, ये ई एक्स वाई में भी होगा और ये वाई एक्स में भी होगा, या तो एक्स वाई में होगा या वाई एक्स में होगा. पांचवा होगा ई एक्स जेड, ये होगा, ये जो है ये एक्स जेड में भी होगा या फिर जेड एक्स में भी होगा. ई वाई जेड ये कहाँ पे होगा, ई वाई जेड में भी हो सकता है और ये ई जेड में, तो ये कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है. नाउ वी कंसिडर, नाउ वी कंसिडर the effect of deformation, the effect of डिफॉर्मेशन. मान लो डिफॉर्मेशन का इफेक्ट क्या होगा, ऑन अ पॉइंट, ऑन अ पॉइंट और एटम originally oriented as originally मान लो आपका एटम जो है ना, शुरुआत में उसकी पोजीशन कहाँ रखी है किसी भी सॉलिड के अंदर. जैसे मान लो ये कोई आपका क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर मान लो एक एटम रखा हुआ है. ये जो एटम है ना, ये उसका ओरिजिन है मान लो. तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी डिस्टेंस मान लो आर है. आपने जैसे उसको डिफॉर्म किया, वो सड़क के कहाँ पे आ गया, आर डैश पे आ गया. जो चेंज आया उसकी पोजीशन में वो कैपिटल आर मान लो आप लोग, इसको कैपिटल आर बोल दो. ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो और ये जेड एक्सिस मान लो. मतलब के कैप, जेड मतलब के कैप मान लो. तो पहले ये ओरिजिन था, पहले आपका एटम कहाँ रखा हुआ था, आर पे रखा हुआ है. जब आपने उसको विकृति दी, डिफॉर्म किया, तो कहाँ पे आ गया वो, आर डैश पर आ गया. उसकी चेंज हो गई पोजीशन. तो जो पोजीशन में चेंज आया वो कैपिटल आर मान लो. कितना आया, कैपिटल आर. तो हम वेक्टर रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश. ठीक है. और जो उसकी इनिशियल पोजीशन आर है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के. ये उसकी पहले वाली पोजीशन है. और जो नई वाली आ गई वो आर डैश आ गई उसकी पोजीशन. ठीक है ना. तो इस तरीके से मैं एक बात बोल सकता हूँ बेसिकली कि यहाँ पर क्या हो जाएगा,